नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट पेपर 2 यानी कि जो पेपर हमारा क्लास 6 to 8 है उसके विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे। सोशल स्टडीज़ के जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें हम लोगों ने कल की वीडियो में वायु के विषय में पढ़ा, वायुमंडल की परतों को देखा, साथ ही साथ उन परतों में क्या विशेषता है, क्या पॉइंट हमें कवर करना है, उनको हमने डिस्कस किया। अब आपको बता दें फिर से कि अभी हम लोग जो एनसीईआरटी किताबें पढ़ रहे हैं, हमारा क्लास 7 की बुक चल रही है जो कि आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण का टर्म है। उस संदर्भ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको थोड़ा बहुत जल के विषय में बताया था, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में आपको डिटेल में समझना है तो यहाँ हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, बात करें जल की, जल क्या होता है, जल कहाँ कहाँ उपयुक्त होता है, कहाँ कहाँ हमारे लिए उपलब्ध है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ एक कॉमन सी चीज़ है, जैसे अगर आप खाना बनाते वक्त या कभी कटोरी में पानी अगर आप धूप में रख दो तो आप देखेंगे कुछ समय बाद धीरे धीरे वो पानी गायब हो जाता है। वो पानी जाता कहाँ है? देखिए, यही प्रक्रिया नदी वगैरह में भी होती है। जब सूर्य का ताप पड़ता है या सूर्य का ताप लगता है तो जो हमारा जल है वो भाप बन के उड़ जाता है, या आप कहें वाष्प बन जाता है। चूंकि वाष्प भी एक गैस का रूप है जिसे हम कहते हैं जल वाष्प। क्या कहते हैं? जल वाष्प। अब ये जल जलवाष्प के साथ साथ बादलों में मिल जाता है। कहाँ? बादलों में। और फिर जब ये बादल विचरण करते हैं तो प्रक्रिया होती है संघनन की। संघनन मतलब जो गैसें होती हैं धीरे धीरे जब वो ठंडी होती हैं तो वो बूंदों का रूप ले लेती हैं, और संघनन की प्रक्रिया के बाद हमारी पृथ्वी पर क्या होती है? वर्षा। और यही वर्षा फिर कहाँ जाती है? नदी में। और नदी में फिर तापमान पा करके फिर ये उड़ जाती है और वाष्प बन जाती है। तो इस प्रकार आप देखें, वही जल बार 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 घूम फिर करके आता रहता है, जिसे हम कहते हैं जल चक्र। क्या कहते हैं? जल चक्र। अर्थात जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं से, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अंततः आके कहाँ गिरता है? पूरा का पूरा जमीन पे वो आ जाता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पानी ही है। कहाँ है पानी? पानी है समुद्र में। अगर हम बात करें सागरों की या महासागरों की, इनका पानी लवणीय होता है। ठीक है, लवणीय मतलब नमकीन। इनका पानी नमकीन होता है जो कि पीने योग्य नहीं है। इसमें NaCl, जिसका अगर आप रासायनिक नाम देखें तो सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नमक। महासागरों के 1000 ग्राम पानी में 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक होता है। 35 ग्राम नमक होता है, यानी कि अगर आप 1 लीटर पानी लेंगे पीने के लिए तो उसमें 35 ग्राम नमक होगा। तो कौन पिएगा खारा पानी? यहाँ अगर सब्जी में नमक की जगह तो लोग थाली फेंक देते हैं। इसलिए ये पानी पीने योग्य नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर पानी को बचाया जाए, क्योंकि वाकई पानी की कमी है। कारण क्या है? आप देख सकते हैं, ज्यादा हिस्सा जो पानी है वो नमकीन है। शेष जो पानी है, शेष जो जल है वो क्या है? वो अलवणीय है। अलवणीय मतलब इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अभी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी ये छोटा सा टॉपिक यहाँ समझ लीजिए। क्लियर हुआ? जैसे महासागरों में सामान्यतः मैंने आपको बता दिया कि 1 लीटर पानी में या 1000 ग्राम मतलब लीटर पानी में कितना नमक होता है? 35 ग्राम। लेकिन इजराइल का एक महासागर है, इजराइल का एक सागर है मृत सागर। इजराइल का सागर है मृत सागर। इसमें
या इस महासागर में लगभग 340 ग्राम, सोचिए अब 340 ग्राम मतलब 1 किलो पानी में 1 पौवा नमक है। कौन पिएगा बताइए? कोई नहीं पिएगा। तो ये विश्व का सबसे खारा सागर माना जाता है या विश्व का सबसे नमकीन सागर इसको माना जाता है। ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं जल के विषय में कि भैया जब जल इतना ज्यादा है तो काहे ऐसा होता है, हम लोग कहते हैं कि पानी की कमी है, पानी की कमी है। देखिए जल की बात करें तो महासागरों में 97.3% जल कहाँ है? महासागरों में, यानी कि ये खारा है। इसको तो हम पी ही नहीं सकते। ले 100 में से 97 लुटिया डुबो गया, खत्म कहानी। चलिए इसके बाद बात करें तो 2% जल क्या है? बर्फ। 2% जल क्या है? बर्फ के रूप में है। किसके रूप में? बर्फ के रूप में। चलो भैया ये भी हो गया। इसके बाद हम बात करें बर्फ के बाद तो जो जल हम लोग प्रयोग करते हैं भूमिगत जल, वो है 0.68%। कितना है? 0.68%। दुनिया में जितनी झीलें हैं, ठीक है, झील जैसे लवड़ी झील, नॉर्मल झील, जितनी भी झील हैं उन झीलों में अगर हम पानी की मात्रा देखें तो 0.018% है। कितना है? 0.018% जल कहाँ है आपका? अगर आप देखना चाहें तो ये झीलों में है, ठीक है। इसके बाद हमने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले ही बताया था कि वायु में जलवाष्प के रूप में, वायु में जलवाष्प के रूप में भी पानी है। वायु में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पानी है, उसकी मात्रा है 0.0019%। और एकदम अंत में आता है हमारी नदियों का पानी। नदियों में पानी है 0.001%। अगर आप इन सब को जोड़ें, देखिए दशमलव किधर ये है, लास्ट में ये क्या है? 9 1 10। ध्यान समझिएगा, 8 1 9 1 10, हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10, हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10, हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10, 1 1 10। देखिए ये 100% जल का वितरण कहाँ है मैंने आपको बता दिया। लेकिन इनमें भी आपको पॉइंट आउट क्या करना है, हमारे लिए पीने योग्य पानी कितना है? लगभग 0.68%। कंफ्यूज मत होइएगा, पीने योग्य पानी अगर यहां से माइनस करेंगे तो लगभग 2.5% है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम पीते कितना है? हम पीते हैं लगभग 1% से भी कम। अब आप सोचिए पूरे देश, जितने भी देश हैं 200 लगभग, जितनी भी आबादी है, अपने यहाँ तो 150 करोड़ अपने यहाँ ही है, पूरे विश्व की आबादी को पूरा पानी पी रहा है केवल 0.68% में। अगर ये पूरा पानी कहीं उड़ेल दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि भारत कहाँ था, कहाँ श्रीलंका था, कहाँ अमेरिका था, कहाँ कौन सा देश था। सोचिए कितना पानी है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का केवल भूमिगत जल है, याद रखिए। क्लियर हुआ आपका टॉपिक? जल का वितरण आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे के टर्म को हम समझते हैं। देखिए हम चर्चा कर रहे थे महासागरों के विषय में, क्योंकि भैया जल का पूरा लेना देना कहां से है? महासागरों से ही है, ठीक है। चलिए समझते हैं महासागरों के विषय में। महासागर, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि महासागर में लगभग 97% जल रहता है। महासागरों की बात करें तो इसका पानी कभी भी शांत नहीं रहता, मतलब हिलता डुलता रहता है। अगर प्यार से हिल रहा है धीरे धीरे तो उसको हम कहते हैं तरंग। क्या कहते हैं? तरंग या तरंगे, ठीक है। पानी अगर प्यार से हिल रहा है तो तरंगे। थोड़ा सा अगर ये मान लीजिए पानी जो है थोड़ा सा फॉर्म में आ गया, ठीक है,
थोड़ा सा फॉर्म में आ गया तो उसको हम कहते हैं महासागरीय, महासागरीय जलधारा। क्या कहते हैं? महासागरीय जल धारा, मतलब थोड़ा तेजी से, बहुत दूर से चलते हुए आते हैं। और अंत में आता है ज्वार भाटा। क्या आता है? ज्वार भाटा। ठीक है, क्या आता है? ज्वार भाटा। तो महासागर का जल हमेशा मूव करता रहता है या गति करता रहता है, उसके 3 कारण है। पहला तरंगों के कारण, महासागरीय जल धाराओं के कारण, और ज्वार भाटा के कारण। अब एक के विषय में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आपको ये बात पहले समझ में आई कि महासागरों का पानी स्थिर नहीं रहता। अब क्यों नहीं रहता, मैंने आपको बता दिया कि 3 कारण है। ठीक है, जैसे पहले हम चर्चा करते हैं तरंग। ठीक है, तरंग क्या है? देखिए, तरंग मतलब जैसे ना, अगर हम कहें पृथ्वी का सॉरी महासागरों का जो जल है हमेशा ऐसे ऐसे मूव करता है, सांप की तरह। कभी आप अगर समुद्र के किनारे खड़े हो जाएंगे, अगर आप दूर देखेंगे तो ऐसे ऐसे पानी करता रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसी को हम कहते हैं तरंग। यानी कि पानी का ऊपर आना नीचे आना, ऊपर आना नीचे आना क्या होता है? तरंग होता है। लेकिन कभी कभी तेज हवाओं के चलने के कारण इन तरंगों की गति तेज हो जाती है। ठीक है, इन तरंगों की गति तेज हो जाती है। अब तेज हो जाने से मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए हवा तेज है, या मान लीजिए महासागर में विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी धड़ाम से फट गया। अब जब ज्वालामुखी फटेगा, भचाक से पानी बाहर फेंकेगा। जब पानी बाहर फेंकेगा तो ये जो समुद्र की तरंगे हैं, इनकी ऊंचाई 15 मीटर के आसपास हो जाती है। मतलब जितना बड़ा आपका घर है, इतना ऊपर से अगर पानी आपको आएगा तो बहा देगा कि आप बचेंगे, है कि नहीं? लेकिन कभी कभी मान लीजिए कभी बहुत तगड़ा भूकंप आ गया या बहुत तगड़ी आंधी तूफान आ गई, तो यही जल की ऊंचाई 150 मीटर हो जाती है। मतलब आप सोचिए, 150 मीटर, मतलब जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, इतना ऊपर से अगर पानी ऐसे बहते हुए आएगा तो कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। तो इस भयंकर लहर को या इस भयंकर तरंग को, अब तरंग तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर तरंग होती तो इतना भयंकर तो होती ना। चूंकि जलधारा में ज्वालामुखी फटता है या जब भूकंप आता है पूरी पृथ्वी ऐसे हिल जाती है, तब क्या होता है, 150 मीटर के आसपास जलधारा ऐसे ऊपर से आने लगती है, जिसका नाम हम देते हैं सुनामी। क्या नाम देते हैं हम? सुनामी। सुनामी, क्योंकि जापान में ऐसी लहरें अक्सर आती हैं और ये पोताश्रय मतलब जहाज़ों को नष्ट कर देती हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है सुनामी। समझ आई आपको बात? तो तरंगों का विकराल रूप या भयानक रूप ही सुनामी है। और सुनामी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हमारी बुक में भी है। देखिए, बात है, चलिए यहां समझिएगा अच्छे से। सुनामी की भयावहता को हम कैसे समझते हैं, आपको हम बताते हैं, समझिएगा। ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया कि तरंगे जो होती हैं, अगर किसी भी कारण से, मान लीजिए किसी भी कारण से, चाहे ज्वालामुखी विस्फोट हो, चाहे बहुत भयंकर भूकंप आ जाए, तो कितना भयानक ये तूफान मचाती हैं, समझिएगा आप। देखिए, बात है 26 दिसंबर, ठीक है, नहीं 26 जनवरी, एक सेकंड, डेट आपको कंफर्म कर ले हम। देखिए, बात है, सही है, ठीक है, बात है 26 दिसंबर 2004 की, यानी कि ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हम लोग उसमें छोटे थे। अब क्या होता है, हिंद महासागर यानी कि जो हमारे भारत देश के पास में है, इसमें भूकंप आता है 9.0 स्केल का। आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि 7.0 स्केल का भूकंप आया था, कितनी तबाही मचाया था? अब आप समझिएगा,
जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, ये क्या है, दो प्लेटें हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए दो प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट, एक प्लेट पे हमारा भारत देश था और दूसरे प्लेट पे कौन है, वर्मा, क्या है, वर्मा, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये भूकंप आया एकदम तेजी से, अब ये समझे रहिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे से पानी भरा हुआ है, ठीक है, कौन सा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है हिंद महासागर का, ठीक है, हिंद महासागर का पानी भरा हुआ है। जब ये भूकंप इतना भयंकर आया तो भूकंप में हुआ क्या, ये जो भारत की प्लेट है ये धंस गई। अब सोचिए आप, यहां तक था ये, लेकिन देखिए यहां तक था लेकिन धंस गई, ये जो हिस्सा है ये धंस गया, और धंस किस में गया, इसमें वर्मा वाले प्लेट में धंस गया, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कहें ये दो प्लेटें हैं, एक ऐसे धंस गई, जब ये धंसेगी, आप दिमाग लगाइए, जब ये धंसेगी तो यहाँ का जो पनिया होगा नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, अब आप खुद सोचिए, तो आप तुरंत बताएंगे चूंकि प्लेट धंसी है तो पनिया नीचे जाएगा, है ना। देखिए हुआ क्या, यहाँ जो किनारे का एरिया था, यहाँ लगभग 10 से 20 मीटर पानी, 10 से 20 मीटर पानी नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ जो पानी यहाँ था वो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो लोगों को लगा अरे पनिया कहाँ चला गया, चलो 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 देखें। जैसे अब यहाँ खड़े हैं, यहाँ पानी मजा ले रहे हैं, अचानक पानी वहां तक चला गया, तो आप कहेंगे अरे बड़ा मजा, चलो चलो वहां चलते हैं, चलो। तो सब लोग इकट्ठा होकर देखने लगे, अरे ये तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब बात को समझिएगा, भयावहता देखिए, जो पानी यहां आया था, अब ये ऊपरा का पनिया क्या करेगा, ये भी तो इधर अटैक करेगा, ये भी तो इधर अटैक करेगा। तो लगभग 2 से 3 घंटे बाद, इतना समय इसलिए लगा क्योंकि बहुत बड़ा सागर है ना, अगर पानी आप यहाँ हिलाए हैं तो पहले पूरा कवर करेगा, तब पूरा ही जैसे देखेगा कहाँ कमी हुआ रे, चलो सब पूरी सेना लेके आएगा। यानी पूरे हिंद महासागर का पानी इकट्ठा हो रहा था, किस लिए, जो वहां पे गैपिंग हुई थी उसको भरने के लिए, उसको भरने के लिए। तो ये पूरा पानी एक साथ लगभग 800 किलोमीटर की स्पीड से, कितने की स्पीड से, 800, मारा धड़ाक से पूरा। जब यहां धड़ाक से मारा पूरा, तो जितने लोग देख रहे थे साफ, लगभग 10,000 लोग, 10,000 लोग तुरंत के तुरंत मारे गए। उसके साथ साथ लाखों घर तबाह हो गए। कैसे, भारत का जितना हिस्सा था, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, यहां तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारा इंदिरा पॉइंट था, वो पूरी तरह से पानी में डूब गया। इतनी भयानक तबाही इसने मचाई, लाखों घर टूट फूट गए, इंदिरा पॉइंट डूब गया, मतलब आसपास के पूरे इलाके पता ही नहीं चला कहाँ गए, लाशें बिख गई, कुछ लाशें मिली, कुछ लाशें समुद्र में बह गई, कैसे नहीं बह जाएंगी। आप खुद सोचिए, लगभग 150 मीटर की ऊंचाई से 800 स्पीड से अगर कोई बुलेट ट्रेन टकराए या पानी का फव्वारा मारे, कोई बचेगा। इतनी भयानक तबाही इसने मचाई, इतनी भयानक तबाही मचाई कि आज तक वहां पे, या आज तक कोई हिम्मत नहीं करता कि हम पास में चले जाएं। तो ये भयावहता थी सुनामी की। क्लियर हुआ। तो भारत में सबसे भयानक सुनामी कब आई थी, 2004 में। उस सुनामी में हुआ क्या, जितने तटवर्ती इलाके थे नीचे के, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, सब के सब राज्य प्रभावित हुए थे। पुदुचेरी, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, और उसमें इंदिरा पॉइंट है वो पूरी तरह से डूब गया था। क्लियर हुआ आपको ये टॉपिक। आगे समझते हैं। अब क्या हुआ, अब भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी टेंशन हुई, यार ये सुनामी आता क्यों है। अब बाद में पता चला कि ये जो भूकंप हुआ है इसकी वजह से आता है। अब समस्या ये थी कि भूकंप कब आता है हमको यही नहीं पता चलता, तो कैसे समझा जाए। जरा आप फ्लैशबैक पे जाइए। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, जब ये प्लेट धंसी तो पानी थोड़ा सा नीचे चला गया था, और 2-3 घंटे बाद झटके से वापस आया, है ना। क्योंकि जब ये पानी कम हुआ तो ये कमी पूरा करने के लिए चारों तरफ से पूरा पानी इकट्ठे आया। तो वैज्ञानिकों ने लगाया अंदाजा, अच्छा ये बात है, अगर किसी समुद्र का जल स्तर कम हुआ अचानक से, वहां जाने का नहीं,
जाने का नहीं, लहरें बुलाती हैं तो जाने का नहीं, अगर चले गए तो फिर आने का नहीं। क्लियर हुआ टॉपिक? यानी कि केवल एक ही तरीका है, अगर समुद्र का जल स्तर अचानक कम हो जाता है किसी कारण से, तो इसका मतलब है वहां भयंकर सुनामी आने वाली है, आप वहां से दूर हो जाइए। क्लियर? थोड़ा बहुत संकेत मछलियां वगैरह भी देती हैं, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका है वो आपका फैक्ट यही है। क्लियर हुआ? तो ये भयावहता थी सुनामी की, ये भयावहता थी तरंगों की। तो जितना तरंगों का आप मजा लेते हैं किनारे से, अगर वो भयानक हो गई तो पूरा सजा में बदल देंगी। ओके, चलिए अब हम समझ, देखिए तरंगों के बाद मैंने आपको क्या बताया था, 3 कारण है, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय जलधाराएं। अब हम डिस्कस करते हैं ज्वार भाटा का। देखिए बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। तरंगे क्या होती हैं, इनका काम है ऊपर से नीचे से उठना, लेकिन ज्वार भाटा जो जैसे आप यहाँ खड़े हैं ऐसे लहर हरा के आएगी, आपके पैर को छू के चली जाएगी, बाबूजी प्रणाम, फिर आगे पैर छू के चली जाएगी। ठीक है? ज्वार भाटा प्रतिदिन 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 2 बार आता है। कितनी बार? 2 बार। ज्वार मतलब जल का ऊपर उठना, और भाटा मतलब जल का नीचे गिरना, या लहरों का आगे आना और पीछे जाना, आगे आना पीछे जाना। क्लियर? अब इसका क्या कारण है समझिएगा एकदम क्लियर कट तरीके से। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये है हमारा सन, ठीक है, सूर्य, ये हमारी है क्या, पृथ्वी। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये हमारी है पृथ्वी। चूंकि सूर्य बहुत दूर है, इतना दूर है कि इसका कुछ खास असर नहीं पड़ता, लेकिन पृथ्वी के बगल में है चंद्रमा। क्या है? सी फॉर चंद्रमा। जब चंद्रमा यहाँ घूमते घूमते यहाँ पहुंचती है, या ऐसे से घूमती है, जब ऐसे 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 से घूमती है, समझिएगा बात को, तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जल को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, खींचता है। जब खींचेगा तो पानी पीछे हो जाएगा, फिर जब चंद्रमा दूर चला जाएगा, छोड़ देगा, फिर पानी आगे आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारी पृथ्वी पे ज्वार भाटा देखने को मिलता है। इसमें सूर्य का भी योगदान रहता है, लेकिन सूर्य बहुत दूर है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? चंद्रमा। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी, अच्छा तो जब चंद्रमा एकदम पास में आता होगा तब? बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा पास में 2 कंडीशन में आता है। एक, देखिए यहां पूरा रोशनी सूर्य पृथ्वी पड़ रहा है, चंद्रमा नहीं दिखेगा, चंद्रमा नहीं दिखेगा मतलब अमावस्या। दूसरी कंडीशन ये होगी, ये चंद्रमा घूमते घूमते यहां आ जाए, तो ये कंडीशन होगी पूर्णमासी। क्या होगी? पूर्णमासी। तो अमावस्या और पूर्णमासी को चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल निकट रहता है, अर्थात उस दिन बहुत बड़े बड़े हमें वृहत ज्वार भाटा देखने को मिलते हैं, बृहत ज्वार भाटा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद चंद्रमा किसी पोजीशन में, मान लीजिए घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया या यहाँ पहुंच गया, तो अब देखिए ये बल लगेगा इधर, ये बल लगेगा इधर सूर्य वाला, तो इस कंडीशन में लघु ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? लघु ज्वार भाटा। समझ में आया आपको? यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में हो जाएंगे, यानी कि पूर्णमासी के दिन या अमावस्या के दिन, उसी 2 दिन पूरी तरह से या बड़े बड़े ज्वार भाटा देखने को मिलते हैं। और अगर अदर डे की बात करें तो छोटे छोटे ज्वार भाटा हमें देखने को मिलते हैं, जो कि प्रतिदिन आते हैं। क्लियर? देखिए एनसीईआरटी बुक है, मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको चीजें समझ में आए। पढ़ा आपने बहुत जगह होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं तो पढ़ने क्या मतलब है? ठीक है, इसलिए टॉपिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। हर चीज को एकदम अच्छे समझिए, पॉइंट टू पॉइंट समझिए, और चीजों को हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर हम ज्वार भाटा की बात करें, तो जब ये ज्वार भाटा चलता है, मान लीजिए हमको
पश्चिम दिशा में जाना है और उधर ही जा रहा है, तो आराम से हमारी नाव को कहेगा चलो चलो चलो, ढकेल देगा। ठीक है, तो ज्वार भाटा के दौरान नौकायन, नौकायन मतलब होता है नाव चलाना आसान होता है, मछलियों को पकड़ना आसान होता है, क्योंकि मछलियां इसे बोरा का बोरा बाहर निकल आती हैं। जब ज्वार फेंकता है तो एकदम पूरा आके निकल जाएंगी, आप पकड़ सकते हैं। क्लियर हुआ? अब तीसरा टर्म, तीसरा टर्म मैंने आपको क्या बताया था? महासागरीय जलधाराएं। क्या बताया था मैंने आपको? महासागरीय जलधाराएं। देखिए, पूरी पृथ्वी की बात करें तो मैंने आपको बताया था ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अब जो जलधारा यहां से चल के ध्रुवों की तरफ जाएगी वो होती है गर्म जलधारा, और जो यहां से चल के इनकी तरफ आएगी वो होती है ठंडी जलधारा। ठीक है, कौन सी जलधारा? गर्म और ठंडी। देखिए, ऐसे ही एक धारा है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और दूसरी है क्यूरेशियो, क्यूरोसियो, क्यूरोसियो जलधारा। ये दोनों की दोनों गर्म जलधाराएं हैं। गर्म, कौन सी हैं? गर्म जलधाराएं, मतलब ये इधर से चल के इधर जाती हैं। ठीक है, गर्म जलधाराएं। इसके बाद हम बात करें तो लेब्राडोर और क्यूराइल, लेब्राडोर और क्यूराइल, या इसी को कैलिफोर्निया बोलते हैं, छोड़िए, कैलिफोर्निया। ठीक है, ये दोनों क्या है? ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा। तो देखिए, किताब में दो का जिक्र था, हमें दो बताना पड़ेगा आपको। एक गर्म जलधारा है लेब्राडोर, सॉरी गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो, दूसरी है ठंडी जलधारा लेब्राडोर और कैलिफोर्निया। ये दो जलधाराएं हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और आप ध्यान रखिए, ये है 0 अक्षांश, इसके ऊपर अक्षांश की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90। यानी अगर हम गर्म जलधाराओं की बात करें तो ये 0 से लेके प्लस की ओर जाती हैं, अर्थात जो गर्म जलधारा है वो निम्न अक्षांश से, निम्न अक्षांश मतलब 0 से उच्च अक्षांश की ओर चलती है। किधर चलती है? उच्च अक्षांश। और इसी का उल्टा कर दीजिए, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर कौन चलता है? कौन चलता है? ठंडी जलधारा। ओके, चलिए एक चीज और देखिए, जहां पे ये दोनों गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जैसे अगर अभी हम ठंडे पानी में गर्म पानी डाल दें तो धुआं फेंकने लगता है, सेम चीज यहाँ भी होता है। जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ धुआं फेंकने लगता है, और वो एरिया नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आगे दिखेगा नहीं, क्या बंदा चलाएंगे नाव, लेकिन वहाँ पे मछलियाँ बहुत आती है। ठीक है, वहाँ पर प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है। कौन सी घास? प्लैंकटन। ठीक है, इस घास को मछलियाँ खाने आती हैं, तो यहाँ पे आप मछली आराम से पकड़ सकते हो। जैसे जापान और अमेरिका में जगह हैं। ठीक है, जापान और अमेरिका में 2 जगह है जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, तो आप आराम से वहाँ पे मछली पकड़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा जल वाला टॉपिक, यहाँ पे क्लियर होता है। इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो नदी बेसिन के विषय में पढ़ना है, हालांकि वीडियो हमारा लंबा होता जा रहा है। ठीक है, देखिए लगभग 28-30 वीडियो हो गया है, वो टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम लगेगा, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।